गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समास की यदि हम बात करें, समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है किसी भी वाक्य को संक्षिप्त में लिखना। ठीक है, हम शब्द को संक्षिप्त नहीं बोल रहे हैं, वाक्य को संक्षिप्त बोल रहे हैं कि किसी भी वाक्य को संक्षिप्त में लिखना। संक्षिप्त मतलब क्या होगा? छोटे, मतलब छोटे रूप में लिखना। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछता है कि समास का अर्थ क्या होगा, तो समास का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी भी वाक्य को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आगे हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा: दो या दो से अधिक समासिक शब्दों के मिलने पर एक शब्द या कहें एक नया शब्द बनता है, एक नए शब्द की रचना होती है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, फिर से देखिए एक बार परिभाषा। दो या दो से अधिक समासिक शब्दों के मिलने पर एक नया शब्द बनता है, एक नए शब्द की रचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्द हम यहाँ पे, हमने ये नहीं बोला कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर, नहीं, हमने क्या बोला? दो या दो से अधिक समासिक शब्दों के मिलने पर। तो आपको समासिक याद रखना है कि शब्द क्या होने चाहिए? समासिक होने चाहिए। ठीक है, तो ये परिभाषा थी आपकी। समास कितने प्रकार का होता है? तो समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है समास? समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। कितने प्रकार हो गए समास के? 6 प्रकार का होता है समास। पहला तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये आपके समास की परिभाषा और समास के प्रकार याद रखिएगा। समास के 6 प्रकार होते हैं। आगे हम इन प्रकारों की परिभाषा को देखेंगे और इनके उदाहरण को देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए, क्या है? सबसे पहले आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी या इसकी पहचान क्या होगी? इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। पद मतलब यहाँ पर हम शब्द ले लेंगे कि प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है, मतलब मान लीजिए 2 शब्द लिखे हुए हैं, 2 पद लिखे हुए हैं, तो उसमें कौन सा पद प्रधान होगा? प्रथम वाला, पहला पद प्रधान होगा और इसमें अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग। अब यहाँ पर अव्यय, आपने नया शब्द सुना, तो अव्यय का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं, ज्यों के त्यों किसी अन्य शब्दों में प्रयोग हो जाते हैं, वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और उपसर्ग तो आपको पता ही है कि उपसर्ग क्या होता है? किसी ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति को कैसे लिखेंगे हम? यथा धन शक्ति। 2 शब्द हैं यहाँ पर, आपको धन नहीं लगाना, याद रखिएगा, आपको धन का प्रयोग नहीं करना है। यथाशक्ति, यथा धन शक्ति, यहाँ 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं। यथा उपसर्ग है यहाँ पर, जैसे हमने आपको बताया कि उपसर्ग मतलब आगे वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। ऐसे भी कोई भी अन्य शब्द आते हैं आपके सामने, तो आपको क्या करना है? तुरंत पहचान लेना है कि वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसके बाद दूसरा उदाहरण को यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक। तो प्रत्येक मतलब एक एक दिन, एक एक, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? प्रत्येक, तो प्रति एक। यथा संभव, संभावना के अनुसार। यथा, फिर से कोई क्या शब्द है? ये उपसर्ग है, यहाँ प्रति उपसर्ग है। तो आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में हम क्या लेते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? उपसर्ग का। तो आप तुरंत पहचान लेंगे। और प्रथम पद प्रधान होता है। आगे देखेंगे तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें कौन सा पद? यहाँ पर प्रथम पद था, यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होगा। एवं विग्रह करते समय, विग्रह मतलब हम तोड़ते हैं इन शब्दों को, अलग अलग करते हैं, तो विग्रह करते समय कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। यहाँ कारक विभक्ति 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब लेकिन हमें पूरी 8 प्रकार की विभक्तियाँ यहाँ पढ़नी नहीं है, ना याद रखनी है। हमें केवल इतना याद रखना है कि का, के, की, के लिए इस तरह के जो शब्द हैं वो बीच में आएंगे। कहाँ? 2 शब्दों के बीच में, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। रसोई घर, रसोई का घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति।
राजपुत्र राजा का पुत्र। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं का आ रहा है, के लिए आ रहा है, का आ रहा है, तो तत्पुरुष समास क्या होगा कि जहाँ पर ये कारक विभक्तियाँ आएंगी का, की, के लिए, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। तो आपने दो समास देखे, एक अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं। जो अगला समास है आपका वो है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास में था प्रथम पद, तत्पुरुष समास में था द्वितीय पद मतलब दूसरा पद, और जब द्वंद्व समास आएगा तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में ये चिन्ह होगा। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जब हम इसको विग्रह करते हैं तो इस चिन्ह को हटाकर वहाँ पर और का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण क्या है? माता डैश पिता। तो माता और पिता, हमने योजक चिन्ह यहाँ पे था, हमने योजक चिन्ह को हटाया और उस चिन्ह को हटाने के बाद वहाँ पे क्या लिख दिया? और। ठीक है, तो माता डैश पिता, माता और पिता। राजा डैश रानी, राजा और रानी। राम डैश सीता, राम और सीता। तो इस तरह से द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह को हटाकर और का प्रयोग किया जाता है। अगला समास देखिए, द्विगु समास। प्रथम पद संख्यावाची होता है, यानी नंबर्स, आपको यहाँ पे नंबर सुनाई देंगे कि नंबर लिखा हुआ है, कोई संख्या लिखी हुई है। तो द्विगु समास क्या होगा? प्रथम पद संख्यावाची होगा, जहाँ पे संख्याएं आएंगी वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। उदाहरण के लिए देखिए, नवग्रह। कितने ग्रह यहाँ पर दिए? नव मतलब 9 है ना, 9 ग्रहों का समूह। 9 आ रहा है मतलब क्या है? संख्या है, द्विगु समास हो जाएगा। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 मतलब संख्या। तो कौन सा समास हो जाएगा ये आपका? द्विगु समास। अगला देखिए, कर्मधारय समास। कौन समास है? कर्मधारय समास। प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। मतलब यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है। देखिए, महान राजा दिख रहा है आपको, महाराजा। महाराजा का क्या लिखा है यहाँ पर? महान राजा, यानी राजा की जो विशेषता है वो क्या बताई गई है कि वो महान है। फिर वीर पुरुष। वीर है जो पुरुष, मतलब पुरुष जो है वो क्या है? वीर है। तो क्या हो जाएगा उसकी विशेषता? वीर है जो पुरुष। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। तो आपने अभी 3 समास देखे, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। द्विगु समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह को हटा दिया जाए तो और लगाया जाता है। माता डैश पिता, तो माता और पिता। द्विगु समास संख्यावाची होता है, जहाँ पे संख्या आती है। ठीक है, अब संख्या को उसको विग्रह कैसे करते? जैसे नवग्रह लिखा हो तो 9 ग्रहों का समूह, यानी ठीक है 9 ग्रहों का समूह, 9 आ गया, नंबर आ गया। कर्मधारय समास, जहाँ कर्म की प्रधानता हो, या हम कह सकते हैं दोनों पद, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद। अब यहाँ पे विशेषण का परिभाषा आपने पढ़ी होगी। विशेषण मतलब क्या? जब कोई शब्द किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे हमने लिखा लंबी रस्सी, तो रस्सी की विशेषता क्या है? कि वो लंबी है। सुंदर फूल, फूल की क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है। ठीक उसी प्रकार महाराजा, महान राजा। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। अगला समास देखते हैं। अगला और अंतिम समास क्या आएगा आपका? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं हो, जो भी शब्द दिए रहेंगे, जो पद दिए रहेंगे, वहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि एक अन्य अर्थ निकलता है, बल्कि एक अन्य अर्थ निकलेगा यहाँ पर। उस अर्थ से ही इसकी पहचान होगी बहुव्रीहि समास की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक ऐसा समास बहुव्रीहि, आपसे कोई प्रश्न करता है कि ऐसा कौन सा समास इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, तो हम तुरंत बता देंगे कि बहुव्रीहि समास ऐसा समास इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, केवल एक अन्य अर्थ प्राप्त होता है जिससे हम पहचान करते हैं कि बहुव्रीहि समास है। उदाहरण के लिए क्या बोल सकते हैं आप? लंबोदर, लंबा है जो, लंबा है उदर जिसका। लंबोदर, देखिए लंबोदर, लंबा उदर हम बोल सकते हैं। तो लंबा भी कोई भी मुख्य शब्द नहीं है, उदर भी कोई मुख्य शब्द नहीं है, लेकिन जब लंबोदर बना तो लंबा है उदर जिसका, किसको बोला हमने? भगवान गणेश। यहाँ पे इसका महत्व क्या हो गया कि हम भगवान गणेश। तीसरा जो अर्थ निकला उससे हमें समझ आया कि ये शब्द क्या बोल रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका?
बहुव्रीहि समास का उदाहरण। और एक और इसका उदाहरण पहचान बता सकते हैं कि जितने भी हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम आते हैं वो ज़्यादातर इस बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो आपने अभी 6 समास पढ़े, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, जिसकी अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब आपको होमवर्क जो करना है वो देखिए, मैंने कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने, कुछ समासिक शब्द हैं जिनका विग्रह तो हमने कर दिया है। देखिए, पीताम्बर पीला है जो अंबर, त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके, सपरिवार जो परिवार के साथ हो, हंस वाहिनी हंस है वाहन जिसका, उदार मना उदार है जिसका मन, राम कृष्ण राम और कृष्ण, माता पिता माता और पिता, भाई बहन भाई और बहन, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, नील गाय नील है जो गाय, कमल नयन कमल के समान नयन है जिसके, आमरण मरने तक, यथासंभव संभावना के अनुसार, राजपुत्र राजा का पुत्र, काम चोर काम से जी चुराने वाला। अब आपको करना क्या है, ये जो आपके सामने समासिक शब्द लिखे हैं उनका विग्रह भी है। अब आपको बस इतनी पहचान करनी है, ये आपका होमवर्क होगा कि ये समास कौन सा है। आप जब जिसमें आपने समझा पढ़ा उसको आपको देखना है। और जैसे अब यहाँ पे देखिए, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, 3 आ रहा है मतलब क्या होगा, द्विगु समास। ठीक है, नील गाय नीली है जो गाय, क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास। तो इस तरह से आपको इसकी पहचान करनी है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे। और समास बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है आपकी हिंदी में, आपकी परीक्षा के लिए। तो इसे आप अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे।